हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता का उद्भव, सिंधु सभ्यता की कैसे उत्पत्ति हुई, इसके बारे में क्या मतभेद है, इतिहासकारों ने क्या कहा है इस उत्पत्ति के लिए, यह आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये जो सेशन रहेगा हमारा यूजीसी नेट परीक्षा के साथ साथ ये टारगेट जून 2024 का है। इसके साथ साथ हमारा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ पीजीटी एग्ज़ाम और जो आरपीएससी हमारा मई महीने में एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और इसके साथ साथ एचपीएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं, वैकेंसी आने वाले हैं, उसके लिए भी एक क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता के उद्भव की, तो इसमें व्याख्यात करने में कुछ समस्याएं हैं। प्रथम, ये सिंधु सभ्यता के जो भी अवशेष हैं ये परिपक्व और पूर्ण विकसित अवस्था में मिलते हैं, परिपक्व और पूर्ण रूप से मिलते हैं। ऐसे में इस सभ्यता का प्राथमिक स्वरूप प्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। दूसरा, हमारे पास कोई साहित्यिक साक्ष्य भी एविडेंस भी नहीं है जिसके आधार पर इसके उद्भव को व्याख्या कर सकते हैं। जो सिंधु लिपि है जो क्या थी, अपठित थी। मतलब जो सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि या सिंधु सभ्यता लिपि क्या थी, जिसको पढ़ा नहीं गया था। तीसरी समस्या ये थी कि इसमें अधिकांश लंबवत उत्खनन ही किया गया था, क्षैतिज उत्खनन नहीं था। लंबवत था, जो ओरिजेंटल है वो नहीं था, ऐसे उत्खनन नहीं था। और लंबवत है ये उत्खनन है, ये खुदाई की गई थी। इसलिए इस सभ्यता का कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में प्राय दो मत प्रचलित है। एक तो विदेशी उत्पत्ति, एक क्या स्वदेशी उत्पत्ति। जो इसका उद्भव होता है इसमें दो मत आते हैं, एक तो होता है विदेशी, दूसरा है हमारा स्वदेशी उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति का मत है, विदेशियों ने कहा कि ये जो उत्पत्ति हुई है सिंधु सभ्यता की, ये विदेशियों का मत है। कैसे है ये हम बात करते हैं। तो इस मत के प्रमुख इतिहासकार जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड्स, एम व्हीलर, क्रेमर, डी कोसाम्बी है। जो विदेशी मत के का जो उल्लेख किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो डी कोसाम्बी के द्वारा, क्रेमर के द्वारा, व्हीलर के द्वारा और गार्डन चाइल्ड के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। व्हीलर ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया है। किसने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया है, तो मार्टिन व्हीलर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इन इतिहासकारों का मानना है कि इस सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। इन इतिहासकारों का मानना है कि जो ये इतिहासकार जॉन मार्शन, गार्डन चाइल्ड्स, एम व्हीलर, क्रेमर, डी कोसाम्बी, दोस्तों इनका मानना है कि इस सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुई है। मैके के अनुसार सुमेर के लोगों ने आप्रव्रजन को सिंधु सभ्यता के उदय का कारण बताया है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन आई है? मैके के अनुसार सुमेर के लोगों ने जो आप्रव्रजन है इस सिंधु सभ्यता के उदय का कारण बताया है, जबकि मार्टिन व्हीलर ने बताया था कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। व्हीलर ने बताया कि सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया गया है, और जबकि मैके ने कहा है कि आप्रव्रजन के सिंधु सभ्यता के उदय का कारण है। मार्टिन व्हीलर का मानना है कि ये विचार प्रबल होते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में बहुत ही शीघ्र फैलते हैं। इस धारा के इतिहासकारों का यह भी कहना है कि सभ्यता की भावना सर्वप्रथम मेसोपोटामिया से मिस्र पहुंची। मेसोपोटामिया से कहाँ पहुंची है? मिस्र पहुंची। मिस्र से बाहर पहुंचकर सिंधु सभ्यता की प्रेरक बनी है। सांकलिया ने बताया कि बलूचिस्तान से वर्गाकार और आयताकार चबूतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया। सांकलिया का मानना है कि ये जिगुरेट के अवशेष हैं। बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया के प्रभाव के द्योतक हो सकते हैं। मेसोपोटामिया के 3 प्रतीक चिन्ह हैं: सूत काटने का यंत्र, 2 जानवरों से लड़ना, मनुष्य का एक प्रवेश द्वार। हड़प्पा के मोहरों पर भी मिलते हैं।
विदेशी उत्पत्ति के पक्षधर इतिहासकारों ने कुछ समानताओं के आधार पर अपना मत है और प्रतिपादित है किया है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हम उन आधारों पर सूक्ष्म विश्लेषण करें तो अवधारणा खंडित हो जाती है। वस्तु दोनों सभ्यताओं के बीच समानता और असमानताएं ज्यादा थी। यहाँ इतिहासकारों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, समानता थी, परंतु ये इसके कुछ अपवाद भी है कि कुछ समानता है, कुछ असमानता भी हमें मिली है। अब बात करते हैं असमानता। असमानता में बात करें तो मेसोपोटामिया के नगर योजना में मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मेसोपोटामिया में क्या महत्वपूर्ण रखते हैं? वो रखते हैं मंदिर। क्या रखते हैं जी? मंदिर। किंतु सिंधु सभ्यता में इसका अभाव दिखता है। मंदिर है मेसोपोटामिया में तो है, परंतु सिंधु सभ्यता में अभाव है। तो विदेशियों ने कहा कि कुछ समानता है, परंतु यहाँ तो असमानता भी है। क्या असमानता है? कि मंदिर नहीं है सिंधु सभ्यता में, परंतु हमें मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या दिखते हैं? मंदिर दिखते हैं। मेसोपोटामिया एवं मिस्र के समान भव्य कब्रें भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते। जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र के समान जो कब्रें मिली है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती। क्या है ये असमानता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यूजीसी नेट परीक्षा के लिए। इनमें से कौन सी जो है बात सत्य है या असत्य है जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली? तो ये आ जाएगा मेसोपोटामिया में तो मंदिर मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी मंदिर मिले हैं। ये बात है गलत हो जाएगी। क्या हड़प्पा सभ्यता में क्या है? मंदिर का अभाव था। मेसोपोटामिया के मिस्र में क्या भव्य कब्रें मिली है, परंतु हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिली। सुमेरिया का नगरीकरण अव्यवस्थित था। सुमेरिया का नगरीकरण का जो व्यवस्थित है एक सुनियोजित नहीं था, परंतु सिंधु नगरीकरण क्या था? एक नियोजित और जो व्यवस्थित होता है, सुनियोजित होता है, वो था। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि सुमेरिया का नगरीकरण कैसा था? व्यवस्थित था या अव्यवस्थित था? तो वो था अनियोजित था, जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता क्या थी? नियोजित थी। तो इसको क्या है स्टेटमेंट से पूछा जा सकता है, सत्य और असत्य में ध्यान रखना है। सिंधु नगर में चेस बोर्ड पत्ती पर बसे हैं, ग्रिड पत्ती पर बसे हैं, परंतु ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं था। दोनों जगह पक्की ईंटों का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन सिंधु सभ्यता में ईंटों का निर्माण पक्का कर किया जाता था, वहीं मेसोपोटामिया में धूप में सुखाकर। मेसोपोटामिया में ईंटों को कहाँ सुखाया जाता? धूप में। परंतु हड़प्पा सभ्यता में क्या है? पक्की ईंटों को पकाकर किया जाता था। ईंट है उसको पकाया जाता था। मेसोपोटामिया में ईंटों को कहाँ रखा जाता? धूप में रखा जाता। पहला जो अंतर है मंदिर से संबंधित। मंदिर हड़प्पा में नहीं मेसोपोटामिया में था। दूसरा है भव्य कब्रें हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता में नहीं थी, मेसोपोटामिया में थी। नगरीकरण है व्यवस्थित है, ये कहाँ है? मेसोपोटामिया में। हड़प्पा में ये सुनियोजित है। फिर ईंट का प्रयोग तो पक्का मिला, पक्का की कहाँ की जाती थी? सिंधु सभ्यता में। धूप में कहाँ रखी जाती? मेसोपोटामिया में। सिंधु ईंटों का समान अनुपात क्या था? 4:2:1 था। लिपि में भी अंतर था। लिपि में क्या समानता थी? नहीं थी। सुमेरियन लिपि में कितने अक्षर है? 900 अक्षर है। वही सिंधु लिपि में कितने अक्षर? 400 अक्षर है। और जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? भावात्मक या चित्रात्मक थी। सभी स्टेटमेंट में हमें क्या है वो अंतर मिल रहा है। मंदिरों में भी देखा, कब्र में भी देखा, ग्रिड पत्ती सुयोजित में भी है, नगरीकरण में ईंटों में भी है और लिपि में भी अंतर है। मृदभांडों की बनावट में भी अंतर है। सिंधु मृदभांडों पर जो है काले रंग पर चित्रांकन किया गया है। काले रंग से चित्रांकन है, चित्र अंकित किए गए हैं और लाल या गुलाबी रंग के भी हैं। सुमेरियन में केवल रेखाखंड मिलता है। सुमेरियन में क्या मिलता है? रेखा मिलती है, परंतु सिंधु में लाल या गुलाबी और काले रंग के चित्र मिले हैं। सुमेरियन में क्या केवल रेखाएं मिली है। सुमेरियन से मिट्टी में निर्मित बेलनाकार मोहरों का प्रचलन था। कैसी थी मोहरें? वो थी बेलनाकार। वही सिंधु में प्रचलित मोहरें शैलखड़ी से बनी थी। किससे बनी हुई थी? शैलखड़ी से बनी थी। अधिकतर क्या थी? वर्गाकार और चौकार भी और बेलनाकार भी थी। सुमेरियन में मिट्टी में निर्मित बेलनाकार मोहरों का प्रचलन मिट्टी से निर्मित थी। किससे बनी हुई थी? मिट्टी से बनी हुई थी। किससे? सुमेरियन की। परंतु जो सिंधु सभ्यता में शैलखड़ी से बनी हुई थी। अंतर आ गया हमारा मोहरों में और मृदभांडों में भी था और लिपि में भी था और ईंटों में भी था। मेसोपोटामिया में
कांस्य के उपयोग की अधिकता था। नहरों का व्यापक प्रयोग होता है। मेसोपोटामिया में कांस्य का उपयोग और नहरों का उपयोग होता है, जबकि सैंडो सभ्यता में कांस्य का तो सीमित प्रयोग है, वह नहरों को छिटपुट साक्ष्य मिली है। मेसोपोटामिया में जो 3 प्रतीक चिन्ह सैंडो मोहरों पर मिलते हैं और जिनके आधार पर विदेशी उत्पत्ति के इतिहासकारों के दोनों का बीच प्रत्यक्ष संबंध की बात तो उस चक्रवर्ती महदे ने भी कहकर खारिज कर दिया कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार एवं संबंध न तो सीधा था न ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मेसोपोटामिया के क्षेत्र की जो वस्तु है हड़प्पा क्षेत्र से नहीं मिलती। ये बात किसके द्वारा की है? चक्रवर्ती महोदय के द्वारा की गई है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सैंडो सभ्यता में जो है समानताएं हैं, कुछ थी कुछ नहीं थी। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या हम पढ़ रहे थे? विदेशी सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो यहाँ अब है हमारा स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस मत के समर्थक इतिहासकारों का मानना है कि सैंडो सभ्यता आयातित नहीं थी। तो विदेशी से जो जितने भी इतिहासकार रहे हैं, पुरातात्विक रहे हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से स्वदेशी उत्पत्ति के या विदेशी उत्पत्ति के, नोट करना है उस पॉइंट को। उसका जन्म भारत की देश संस्कृति के भोग से हुआ है। इसे स्वदेशी उत्पत्ति के इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का एक वर्ग है कि वैदिक आर्यों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। सर्वप्रथम वी लाल ने यह मत प्रस्तावित किया कि ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पाई सभ्यता के लोग हैं। किसने कहा कि ऋग्वैदिक है हड़प्पा और आर्याई सभ्यताओं के लोग हैं? वी लाल ने। किसने कहा था? वी लाल ने। वी लाल के अनुसार हड़प्पा संस्कृति और प्रारंभिक आर्य संस्कृति के बीच कोई अंतर नहीं है। हड़प्पा और प्रारंभिक आर्य संस्कृति के बीच में कोई अंतर नहीं है। वी लाल ने कहा कि हड़प्पा और आर्य के कारण ही लोग एक ही थे। तो ये बात भी वी लाल ने कही है। इस मत को स्वीकारने में निम्नलिखित समस्याएं, क्या समस्याएं आई है? हर एक इतिहासकारों ने इसका मत है वो अलग दिया है। वैदिक सभ्यता, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता और सैंडो सभ्यता, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या मतभेद है वैदिक सभ्यता में? और वी लाल कहते हैं कि वैदिक सभ्यता और सैंडो सभ्यता एक ही है। अंतर है वैदिक सभ्यता में, इसमें लोहे का ज्ञान था। वैदिक में किसका ज्ञान था? लोहे का ज्ञान था। सैंडो सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, सैंडो सभ्यता में लोहे का भी ज्ञान था। क्या स्टेटमेंट एक सी है? क्या स्टेटमेंट दो सी है? ए स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट की व्याख्या कर रही है? नहीं। तो क्यों नहीं करी? क्योंकि सैंडो सभ्यता में लोहे की जानकारियाँ नहीं मिलती और इस सभ्यता वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान मिलता है। ध्यान करना। लिपियों का अभाव माना जाता है। वैदिक सभ्यता में लिपियों का अभाव माना जाता है। वैदिक साहित्य श्रुतिजन्य था, सुना जाने वाला था। क्या था? सुनने जाने वाला। परंतु सैंडो सभ्यता में लिपियों का प्रचलन आ जाता है। लिपियों का प्रचलन था और लिपि क्या थी? अपठित थी, जिसको पढ़ा नहीं गया, परंतु प्रचलन था। भाव निकाल सकते चित्रों के माध्यम से। और अश्व और घोड़े और गाय केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। घोड़े और गाय क्या थी? केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। सैंडो सभ्यता में नगरी और व्यवसाय प्रधान था। नगरीकरण भी था और व्यवसाय भी था, जहाँ गाय की अपेक्षा वृषभ को भी ज़्यादा महत्व था। गाय की जगह किसको? वृषभ को ज़्यादा महत्व था सैंडो सभ्यता में क्या थी? लोहे की जानकारी नहीं। वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान, लिपि का अभाव, परंतु सैंडो सभ्यता में लिपि थी। घोड़े और गाय ज़्यादा अर्थव्यवस्था थी, यहाँ गाय की बजाय क्या था? वृषभ था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण और कृषि प्रधान थी और सैंडो सभ्यता क्या थी? नगरीकरण थी। वैदिक काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग के प्रचलन का अभाव दिखता है। लिंग पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी, योग भी का भी अभाव है। सैंडो सभ्यता में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग के प्रचलन थे और सैंडो सभ्यता से ही मूर्ति पूजा मानी जाती है। तो ये इसके अंतर थे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से हमारा, तो ध्यान रखना है। द्रविड़ निर्माता, अब बात करते हैं जो द्रविड़ निर्माता उनसे संबंधित। सुनीति कुमार चटर्जी का मत है कि द्रविड़ों की बहुवी भाषा बलूचिस्तान में भी प्रचलित थी। हाँ जी, इन्हीं निर्माताओं का मानना है कि इस मत को स्वीकार करने से सबसे बड़ी समस्या यही कि द्रविड़ों ने यहाँ आकर इतना उन्नत एवं व्यवस्थित नगरीकरण किया, खुद क्यों पिछड़ गए। द्रविड़ सांस्कृतिक स्वरूप हड़प्पा संस्कृति की तरह ही नगरीकरण नहीं रहा। फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर का मानना है कि बलूची ग्रामीण संस्कृति इस सभ्यता का जन्म हुआ है। ये द्रविड़ संस्कृति है, द्रविड़ निर्माता भी थे।
कर्मिक विकास का सिद्धांत। कर्मिक विकास का सिद्धांत के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्या है कर्मिक विकास सिद्धांत में जो इसका हुआ है, इसके बारे में बताने वाले अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, आलचिन दंपति का मत है कि भारत की ग्रामीण संस्कृति से इस सभ्यता का कर्मिक विकास हुआ है। ग्रामीण संस्कृति से सैंधव सभ्यता का जो विकास हुआ है, अमलानंद घोष मानते हैं, धर्मपाल अग्रवाल मानते हैं और आलचिन दंपति मानते हैं। ये मत स्वीकार है। हमें कोडदीजी, कालीबंगा, प्राक हड़प्पन स्थलों से किलेबंदी, रक्षा प्राचीरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। नगरीकरण की ओर उठाया गया पहला कदम मान सकते हैं। कोडदीजी में तो ये पहला प्रयास और अधिक स्पष्ट होकर सामने आता है। हमें ये सुनियोजित भवन, सुदृढ़ सुरक्षा दीवार, नालियों की उत्तम व्यवस्था। कोडदीजी से हमें क्या है, जो किलेबंदी दिखती है और भारत में किलेबंदी है वो कालीबंगा से दिखती है। अमलानंद घोष पहले पुरातात्विक थे जिन्हें पूरा हड़प्पा संस्कृति नगरीकरण हड़प्पा संस्कृति की समानता को स्पष्ट किया। ऐसे कौन है जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानता को स्पष्ट किया? वह अमलानंद घोष। अमलानंद घोष को सुरकोदड़ा से सिंधु संस्कृति और सौती संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सिंधु संस्कृति और सौती जो संस्कृति है राजस्थान में, इसके अवशेष अमलानंद घोष को सुरकोदड़ा जो गुजरात में, यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। सौती संस्कृति नागरिक रूप से सिंधु सभ्यता है। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई जब ग्रामीण संस्कृति के द्वारा नगरीय जीवन में प्रवेश करने हेतु आवश्यक उत्पादन जुटा लिए गए होंगे और नगरीय सभ्यता बन गई। लोहतल से अपवाद स्वरूप लोहा गलाने की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता में लोहा की जानकारी में नहीं थी, परंतु लोहा गलाने की जो जानकारी मिलती है हमें लोहतल से मिलती है। जीवन में तब्दील हो गए। तांबर और कांस्य के उपकरण निर्माण की तकनीक जानकारी आर्थिक जीवन में परिवर्तन की नवीन संभावनाओं के द्वार खोल दिए। सिंधु सभ्यता के मृत भांडों एवं हड़प्पा पर जिन पेड़ पौधों तापसों का अंकन है, उनको समझने के लिए मेसोपोटामिया जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ से सिंधु सभ्यता से जो क्वेश्चन जो हमारे फैक्ट थे वो हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अभी ये सिंधु सभ्यता का पतन के बारे में, उद्भव के बारे में हमने देखा। देशी और विदेशी मतभेद थे। देशियों ने क्या कहा, विदेशियों ने क्या कहा, कौन से विदेशी इतिहासकार, कौन से देशी इतिहासकार, स्वदेशी इतिहासकार, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, नोट करना है। सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले व्याख्यात करने से पहले ये जानना चाहिए कि आखिर पतन क्या है। गुणों का ह्रास ही पतन है। क्या कारक है? नियोजित नगर निवेश पतन का कारण। लेखन कला, मानक वाट और वाप कारक थी। व्यापक स्तर पर ईंट की संरचना, दुर्ग नगर और निम्न क्षेत्रीय शहरों के बीच अंतर, कांस्य के औजार का निर्माण, काले रंग की आकृतियों से निर्मित लाल या गुलाबी मृदभांड, नगरीकरण और ग्रामीण संस्कृतियों के बीच संपर्क, आंतरिक और बाह्य व्यापार के बीच स्थापित एवं सूक्ष्म संतुलन। इन्हीं आधारभूत कारकों की शैलीगत एक रूपता शैली चली जाए तो इसे बाहरी विविधताएं अंतर आ जाए, नगरीय संरचना अनियोजित हो जाए, मकान बनाने समय सड़कों और गलियों का अतिक्रमण होने लगे, नए मकानों के निर्माण से पुराने मकानों के ईंटों का प्रयोग होने लगे, लेखन कला चली जाए, वाट माप का मानकीकरण चला जाए, दुर्ग नगर और निम्न स्तरीय शहरों के बीच का अंतर बढ़ जाए, तो यही पतन के कारण है। यही इंपॉर्टेंट कारण है। नियोजित नगर निवेश, लेखन कला, मानक वाट माप, व्यापक स्तर में ईंटों की संरचना, माय डियर स्टूडेंट्स, नगर दुर्ग और निम्न स्तर के बीच में अंतर आ जाता है, कांस्य के औजार का निर्माण हो जाता है, काले रंग की आकृतियों में लाल या गुलाबी रंग मृदभांड आ जाए, तो यही पतन के कारण है। दोस्तों, आंतरिक और व्यापार की भी स्थापित सूक्ष्म संरचना है, यही मूलभूत कारण है किसी के पतन होने के कारण। पतन में प्रचलित विभिन्न मतभेद है। कौन कौन से मतभेद है? बात करते हैं आर्यों का आक्रमण के द्वारा। आर्यों का आक्रमण किसने किया? ये मतभेद किसका है? ये बात किसने कही है कि आर्य आए, तो आर्य आने के बाद सिंधु सभ्यता का पतन हो गया? क्या अजीब बात है, क्या गजब की बात है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले राम प्रसाद चंद्रा। कौन है? राम प्रसाद चंद्रा जी कहते हैं और गार्डन चाइल्ड ने आर्य के आक्रमण का अवधारणा दी। तो क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता आर्य आक्रमण के कारण पतन हुआ था। इसके समर्थक कौन है? राम प्रसाद चंद्रा और गार्डन चाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। इन दोनों इतिहासकारों ने कहा, कौन? चंद्रा और चाइल्ड ने आर्य आक्रमण से इसका पतन हुआ है। अन्य समर्थक
विद्वान भी थे इस विचार के। मैक व्हीलर और पिगट प्रमुख है। इस विचारों के अन्य समर्थक मैक व्हीलर और पिगट। क्वेश्चन आएगा, आर्य आक्रमण के कारण इस सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इसके समर्थक शुरुआत में राम प्रसाद इंदिरा और चार्ल्स थे और अन्य समर्थक इसके थे मैक व्हीलर और पिगट। आर्य आक्रमण के सबसे प्रबल समर्थक व्हीलर थे। आर्य जो है आक्रमण के जो सबसे अधिक समर्थक कौन थे? व्हीलर थे। विद्वानों का मानना है कि 1500 ईस्वी पूर्व में जो आर्य आक्रमण के कारण हुआ था, कुल मिलाकर आर्यों के कार्य यह था कि इंद्र दोषी था। व्हीलर का मत है कि आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र थे और पुरंदर अर्थात दुर्गों का विनाशक भी कहा जाता है, इसलिए इस स्थिति में के आधार पर उन्हें इंद्र को अभियुक्त माना है। व्हीलर अपने मत के समर्थन में मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकालों का उल्लेख किया है। 42 नर कंकालों का उल्लेख व्हीलर ने किया मोहनजोदड़ो से और ये मानते हैं कि आर्य के कारण मरे हैं। व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के पतन के विषय में लिखा है कि ह्रास दीर्घाकृत एवं क्रमिक रहा है लेकिन अंत विध्वंसात्मक रहा है। व्हीलर ने लिखा है कि ह्रास दीर्घाकृत एवं क्रमिक रहा होगा लेकिन अंत केशव विध्वंसात्मक रहा होगा। तो ये बात व्हीलर ने की है। मोहनजोदड़ो से कितने नरकंकाल मिले? 42 मिले। इसके आधार पर कहा जाता है कि ये आर्यों के आक्रमण से मरे हैं। ये मत तो किसका मानना है? व्हीलर का मानना है। तो आर्य आक्रमण के बारे में जो माना है राम प्रसाद चंद्रा और गार्डन साइड, मैक व्हीलर और पिगट। सबसे प्रमुख समर्थक कौन है? प्रबल वो व्हीलर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिकी विद्वान जॉर्ज एफ डेल्स का अर्थ आर्य आक्रमण संबंधी अवधारणाओं को चुनौती दी। सबसे जो पहले जो चुनौती दी है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, उसके जो चुनौती दी है वो किसने दिया है? जॉर्ज एफ डेल्स ने। विदेशी जो अमेरिका विद्वान थे इन्होंने चुनौती दी है। KUR कैनेडी ने विधिवत अध्ययन कर बताया कि कंकालों में केवल एक मानव की मृत्यु की चोट के कारण हुई है। स्पेन की मृत्यु किसके कारण है? मलेरिया के कारण हुई है। ये बात किसने कही है? KUR कैनेडी ने कही है। क्योंकि कंकालों पर चोट लगे हैं तो ऐसे तो वो भर गई हैं। चोट लगने मृत्यु होने में एक लंबा समय अंतराल है। राम शरण जो शर्मा है प्रोमिडो का मत है कि आज का ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं मिला जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि हड़प्पा और आर्य के बीच कोई लड़ाई हुई है। अगर आर्य आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण को केवल मोहनजोदड़ो के लोग क्यों मरे? दूसरी, यहाँ से कवचधारी सैनिकों के शव क्यों नहीं मिले? इन्हीं नवीन साक्ष्यों के संदर्भ में आज आर्य आक्रमण की अवधारणा को एक सिरे से खारिज कर दिया और इसको क्या बताया? मिथ किया। ये जो झूठी कहानी है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका विरोध करने वाले कौन है? जॉर्ज एफ वेल्स और KUR कैनेडी। राम शरण शर्मा प्रोमिडो का मत है। नेक्स्ट है बाढ़ से। बाढ़ के बारे में मार्शल मैके और SR राव ने बताया है कि बाढ़ से है इससे सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो का पतन हो गया है। मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो और लोथल से बाढ़ के प्रमाण हमें मिले हैं। इस बाढ़ के कारण इस पतन का उत्तरदायी माना जाता है। मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। ये बात किसने की है? मार्शल ने कही है। जो 42 कंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से, 47 तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कलकत्ता में, 5 का कराची पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के पतन से बाढ़ एक प्रभावकारी कारक रहा है। हमें इस एकमात्र कारण ये नहीं मान सकते। दूसरा ये मत है कुछ बातों को स्पष्ट भी नहीं कर पाते। उन नगरों को पतन की व्याख्या कैसे करें जो नदियों के किनारे पर नहीं थे? दूसरा, मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ के कारण उजड़ा तो 7 बार ही बसा, ये विचारणीय प्रश्न है। 8वीं बार क्यों नहीं बसा? मोहनजोदड़ो के लोग इससे पहले बाढ़ों का बहादुरी पूर्वक सामना किया है तो मात्र बाढ़ के कारण पलायन भी कर गए हैं। कुछ और भी हो सकता है। पतन से संबंधित अन्य कारण कौन कौन से हैं? जो कैनेडी मानते हैं कि मलेरिया जैसी किसी महामारी के कारण भी मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य जुटाया। कालीबंगा से लकवा वर्ष बालक की लाश का मिलना जो महामारी का प्रभाव भी हो सकता है, कैनेडी का मानता है। DH लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप और GF डेल्स का मानना है कि रावी और सरस्वती जैसी नदियों के मार्ग से परिवर्तन के कारण, नदियों के मार्ग से परिवर्तन के कारण क्या है इसका पता नहीं हुआ है। DH लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप और डेल्स का मानना है।
आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष का मानना कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो इस सभ्यता का पतन हुआ है, अमलानंद घोष, आर.एल. स्टाइन। नदियों के मार्ग से जो परिवर्तन हुआ है, डी.एच. लैमरिक, माधव स्वरूप, जी.एफ. वेल्स। मलेरिया जैसी बीमारियों से हुआ है, वो कैनेडी का मानना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में बिठा लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जरूर। मलेरिया से है कैनेडी बता रहे, जो नदियों से है परिवर्तन हुआ है वो है डी.एच. लैमरिक, माधव स्वरूप, वेल्स। जलवायु परिवर्तन अमलानंद घोष, आर.एल. स्टाइन्स। भूतात्विक परिवर्तन और भारी जलवापन के कारण जो पतन हुआ है, एस.आर. साहनी और राइकस। वी लाल ने अपनी पुस्तक द सरस्वती फ्लॉज ऑन, पहले तो क्वेश्चन बन सकता है इस पुस्तक से कि द सरस्वती फ्लॉज ऑन किसकी पुस्तक है, वी लाल की है। जलवायु परिवर्तन और व्यापार में भारी गिरावट के पतन का मुख्य कारण बताया। जलवायु परिवर्तन और व्यापार में भारी गिरावट के कारण जो परिवर्तन हुआ है, वी लाल मानते हैं। द सरस्वती फ्लॉज ऑन पुस्तक में बताया गया है। एम. दिमित्रियेव रूसी विद्वान थे। इन्होंने क्या माना, अदृश्य गाज या भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। ये बात हमें एम. दिमित्रियेव रूसी विद्वान मानते हैं। बीबी लाल मानते हैं कि बाढ़ और क्या है जो व्यापार में भौतिक गिरावट के कारण। पुस्तक सरस्वती फ्लॉज ऑन भूतात्विक परिवर्तन से जो मानते हैं वो मानते हैं एम.आर. साहनी और राइकस, और जो लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप और वेल्स। नदियों के मार्ग में हुए परिवर्तन। डब्ल्यू.एफ. अल्ब्राइट विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण परिवर्तन हुआ था। सीरीन रत्नाकर मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्थ से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सभ्यता का पतन हुआ है। मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्थ से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सभ्यता का परिवर्तन हुआ है। सीरीन रत्नाकर। फेयर सर्विस पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ है। फेयर सर्विस के अनुसार बढ़ती मनुष्य और मवेशियों की जनसंख्या के दबाव के कारण असंतुलन आया था। एम.आर. मुगल क्रमशः शुष्कीकरण के कारण पतन हो गया। शुष्की के कारण पतन होगा, एम.आर. मुगल ने कहा। फेयर सर्विस बढ़ती मनुष्य और मवेशियों की जनसंख्या के दबाव के कारण ये असंतुलन आया है। सारीन रत्नाकर मेसोपोटामिया और लाजवर्थ से जुड़े व्यापार के पतन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। रूसी विद्वान है दिमित्रियेव, यह बताते हैं भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण परिवर्तन हुआ है। सरस्वती फ्लॉज ऑन पुस्तक में जलवायु परिवर्तन और व्यापार में भारी गिरावट के कारण व्यापार के वी लाल कहते हैं। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी और राइकस कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ऑरेंज स्टाइन और अमलानंद घोष मानते हैं। नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुए डी.एच. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप और जी.एफ. वेल्स मानते हैं। मलेरिया से हुआ है वह कैनेडी मानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर है, इसको मिस नहीं करना है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से हर साल। वस्तुतः किसी संस्कृति का ह्रास एक आपूर्ति अनेक कारणों से भी हो सकता है, एक नहीं है, अनेक कारण हो सकते हैं। कोई सभ्यता एकदम नहीं बचती और एकदम ही नहीं उजड़ती, ये ध्यान करना है। धीरे धीरे तो इसके स्थापना होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे पतन होने में। तो एक कोई कारण नहीं हो सकता, एक रीजन नहीं हो सकता, तो ये मतभेद रही है। तो इसमें बताया जाता है कि निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि इनमें प्रशासनिक स्थिरता, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, विदेशी व्यापार और भूतात्विक परिवर्तन महामारी को रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी पड़ा है। सामाजिक प्रभाव धर्म के क्षेत्र में भी पड़ा है, जो आज भी दृष्टिगोचर होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हम बात करें, ब्रिजेट और रेमंड एल्चियन के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया 1967 में दिए गए मत के अनुसार भारत में तकनीकी या औद्योगिक क्रांति का जन्म तब हुआ था 4000 ईसा पूर्व में होता, जिसका प्रथम चरण 3000 ईसा पूर्व में माना जा सकता है। इस काल में 3000 ईसा पूर्व में आमरी, कोर्दिजी आदि एक विकसित सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कहा ये सिंध में। और आमरी से केवल क्या मिले हैं? एक गेंडे की जो आकृति है, चित्र है, साक्ष्य मिले हैं, हमें सिर्फ आमरी से मिले हैं। सिंधु घाटी की सबसे पहली विशेषता यह कि नगरीय नियोजन प्रणाली थी। इसमें पक्की ईंटें भी मिली है, 2 मंजिले मकान भी मिले, समकोण पर सड़कें काटती है, जल निकास प्रणाली है, जहाज निर्माण कला है, गोदियों का निर्माण है,
कताई की तकनीक का प्रयोग यहाँ होता है। मुद्रिका का निर्माण है, ठोस पहिए वाली गाड़ी मिली है। प्राचीन हड़प्पावासियों को रसायन विद्या, धातुक्रम, औषधि निर्माण, शल्य क्रिया से भी जानकारी थी। धातु गलाने की तकनीक भी विकसित की गई है। मिश्र धातु का निर्माण अद्भुत उपलब्धि है। मापतोल से एक निश्चित प्रमाणिक प्रणाली विकसित कर ली है। मोहनजोदड़ो संघ से एक तराजू, स्केल और लोथल से हाथी दांत का तराजू मिला है। मोहनजोदड़ो से संघ का तराजू और हाथी दांत का तराजू हमें लोथल से मिला है। वाट चार्ट नामक पत्थर से निर्मित थे और घनाकार होते थे। मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक भारी बटकरा 10.865 ग्राम का मिला है। न्यूनतम मापतोल दुगनी थी। द्विचार प्रणाली उस्तर भारी दशमलव पत्ती का भी प्रयोग किया गया है। बाट के रूप में 16 गुणज का प्रयोग प्रचलित था। 16 गुणज या गुणक का प्रचलित था। हड़प्पावासियों ने विभिन्न रोगों की पहचान की है। छुटकारा पाने के लिए औषधियों का भी प्रयोग करते हैं। शिलाजीत के विहार का भी प्रमाण हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से। शल्य चिकित्सा का विज्ञान था। कालीबंगा और लोथल और खोपड़े की शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमें मिले हैं। मृदबांड और रंगों से चित्रकारी और पॉलिसी भी की जाती है। उत्तर हड़प्पा परिपक्व हड़प्पा काल के बाद एक नगरहीन काल आया था। मैच्योर हड़प्पा के बाद एक नगरहीन काल आया था। उत्तर हड़प्पा काल भी कहा जाता है। इस काल में हड़प्पा क्षेत्र के लोगों ने पूर्व एवं दक्षिण की ओर प्रवंजन हुआ। सिंध में उत्तर हड़प्पा को जुकूर संस्कृति भी कहते हैं। सिंध में जो उत्तर हड़प्पा थी उसको जुक्कर संस्कृति, जिसके केंद्र जुक्कर, चनोदड़ो और आमरी थे। पश्चिमी पंजाब तथा घग्गर आगरा से प्राप्त उत्तर हड़प्पा स्थलों को सिमेट्री एच संस्कृति भी कहा जाता है। तो उत्तर हड़प्पा में जुक्कर संस्कृति, इसमें कौन कौन से है? जुक्कर, चनोदड़ो और आमरी है। सिमेट्री और एच संस्कृति में पश्चिमी पंजाब, हड़प्पा, घग्गर, आगरा से प्राप्त उत्तर हड़प्पा स्थलों को सिमेट्री एच संस्कृति भी कहा जाता है। भावलपुर में इस संस्कृति के भी प्रमाण हमें मिले। आगरा नदी के तट पर कुड़ीवाला 38 एकड़ में उत्तर हड़प्पा के प्रमाण हमें मिले। हरियाणा के भगवानपुरा और पूर्वी पंजाब के ददेरी कठपाल नगर में उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। गंगा यमुना दोआब में भी मिले हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बड़गांव, अम्बाबेड़ी, सनौली उत्तर हड़प्पी स्थल है। गुजरात में भी उत्तर हड़प्पा स्थल कुल 120 मिलते हैं। ये क्या थे? उत्तर हड़प्पा स्थल थे। उत्तर हड़प्पा स्थल में हमें सिमेट्री एच संस्कृति जो कहाँ मिला? पश्चिमी पंजाब, घग्गर, आगरा नदी के किनारे। जुकूर संस्कृति हमें चनोदड़ो और आमरी और जुक्कर में मिलती है। प्रमुख उत्तर हड़प्पा स्थलों से प्राप्त साक्ष्य आलमगीर से भट्टे और पक्की ईंटों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। आलमगीर उत्तर प्रदेश। भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर में उत्कृष्ट शिल्प कला के प्रमाण हमें मिलते हैं। 19 टुकड़ों की ग्राफिटी के अवशेष भी मिलते हैं। फारस की खाड़ी में प्रचलित 3 मुखों वाले जंतु का मोहर भी मिलता है। वेट द्वार का भी मिला है। उत्तर हड़प्पा चरण में भी गुजरात के औपचारिक संबंध फारस की खाड़ी से बना है। जमनाबाद से प्राप्त मृदबांड पर हड़प्पा लिपि मिली है। उत्तर हड़प्पा काल की कृषि का विविधता दिखती है, जिससे सबसे बड़ी विशेषता बलूचिस्तान के पीरक से एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण हमें मिले। उलास में फसलों की विविधता दिखती है, जहाँ से सभी फसलों को लोबिया, मटर या कपास का भी खेती की जाती है। उत्तर हड़प्पा मृदबांधों की प्राप्ति मालवा के सिनौलिया, खुदाई, बसेया और मंदसौर के मनोती से हुई है। गांधार संस्कृति, डाली गई गुफाएं, कैटोलोई यहाँ के प्रमुख उत्तर हड़प्पा स्थल है। कैटोलोई के 2 कब्रों के मालिक के साथ घोड़े का एक कांस्य भी मॉडल मिला है। चंदानी ने पाकिस्तान के गांधार मकबरों की खुदाई की गई है। अकरा संस्कृति का उत्खनन M.R. मुगल ने किया है। तो दोस्तों, आज ये हमारा जो सिंधु सभ्यता का जो लेक्चर था, जो क्लास थी, ये हमारा चैप्टर है सिंधु सभ्यता, जिसमें हड़प्पा सभ्यता हमने अध्ययन की। मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, उसके बारे में हमने जाना। चनोदड़ो कालीबंगा राजस्थान में, बनावाली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में, ये जो स्थल थे इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बारे में हमने उत्पत्ति के बारे में, इसकी समाप्ति के बारे में, इसके लिपि के बारे में, इसके सेंधो कला के बारे में,
इकोनॉमी के बारे में, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सभी अध्याय जो पॉइंट हम अध्ययन कर चुके हैं। यहीं से हमारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। यूजीसी नेट में क्या क्वेश्चन बन सकता है सिंधु सभ्यता से? सिंधु सभ्यता की टेक्नोलॉजी क्या थी? सिंधु सभ्यता के जो इकोनॉमी आर्थिक कारण क्या थे? सिंधु सभ्यता के पतन क्या थे? विदेशी कौन थे? स्वदेशी किसने कहा? उत्पत्ति के बारे में स्वदेशी कौन थे, विदेशी कौन थे? इतिहासकार कौन क्या स्थल मिल रहा है, कौन सा स्थल कहाँ पे जिसकी यूनिक उसकी विशेषता है, ये ऐसे क्वेश्चन हमारी यूजीसी नेट परीक्षा में यहाँ से बन सकते हैं। तो आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा ताम्रपाषाण काल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।